ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हीट एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 हमारा फिजिक्स का। कुछ चीजें मैंने पहले रिवाइज कराई थी, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वेट, ये सारी चीजें मेजर की जा सकती है। जैसा इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे कि हमारे इमोशंस, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते। इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है। अगर मैं डिवाइड करता हूं फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो कितने टाइप के थे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी के बेसिस पे? तीन टाइप थे, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। मैंने तुम्हें कहा था अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, उनको क्या बोलेंगे आप? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है उनको क्या बोलेंगे आप? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो डिपेंड करे, फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन ईच अदर, उनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री मैंने क्या सिखाया था? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है यूनिट बट नो डायमेंशन। आया समझ? हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी में सारी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जो क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी चीज को हम नाप पाए तो क्या गिराएंगे हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। और नाप नहीं पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में पढ़ना हमें कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है। पूरा चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी के आसपास ही घूमता रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिपेंडेंसी के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड करा था? तीन पार्ट में, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल उन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। जैसे इस मार्कर का कुछ लेंथ है, क्या टाइम के साथ लेंथ बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला। इस मार्कर का कुछ मास है, क्या टाइम के साथ मास बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला। समझ आ रहा है? तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। बट जो डिपेंड करे, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम एक्सेलरेशन को चेंज करो तो फोर्स चेंज हो जाएगी, तो मास को चेंज करो फोर्स चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे हम? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होता है। अभी कुछ देर में हम डायमेंशन को भी डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। मेरी इसका एग्जांपल क्या है? एंगल। एंगल की यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं तो टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने पहले ही कहा था ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि भाई तुम्हें ऑप्शन दे देगा चार क्वांटिटी और बोलेगा कि फंडामेंटल कौन सा है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, करंट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बताओ टेम्परेचर। ये सात हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। देखो कैसे है, क्या मास कभी लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता। लेंथ टाइम पे नहीं करता, टाइम इंटेंसिटी पे नहीं करता। तो ये सातों क्वांटिटी का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट्स व्हाई ये सेवन फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? फंडामेंटल। इनकी यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। मास की केजी, की मीटर, टाइम की सेकंड, इसकी टेंटेगा, करंट की एम्पियर, की मोल, टेम्परेचर की केल्विन। अब इस सातों को पढ़कर मैं जितनी नई नई क्वांटिटी बना सकता हूं उसको क्या बोलेंगे आप? डिराइव। जैसे मुझे मास पता था, मुझे लेंथ पता था, मुझे टाइम पता था, मैंने क्या किया? मैंने मास लिया, मैंने लेंथ लिया और इस लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दिया। बस यार देखो, मास कैसे क्वांटिटी है? फंडामेंटल। लेंथ कैसे क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम कैसे क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो एक नई क्वांटिटी बन रही है, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंटम का। इसका मतलब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके मैं जितनी नई क्वांटिटी बनाऊंगा सारी क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने तो एक टेबल बनवाई थी, याद है? मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, फोर्स। मतलब इस सातों को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी ले ली जाए। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? डिराइव है ना, फंडामेंटल। वेग क्या है? वेग डिराइव। एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव। मतलब इस सातों को छोड़कर अगर कोई भी क्वांटिटी तुमसे पूछ ली जाए, तुम्हें सुनी हो या ना सुनी हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिराइव, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिराइव, सरफेस टेंशन डिराइव, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिराइव, टेंपरेचर ग्रेडियंट डिराइव। तो इन सातों को छोड़कर अगर कोई भी क्वांटिटी तो क्या होगी हमारे पास? डिराइव क्वांटिटी। ये वाला है समझ? ठीक है। तो आगे देखो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जो पहले समझाया था, हम क्वांटिटी को बना चुके थे कि यार ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर दिया डिपेंडेंसी के बेसिस पे, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ रही है जब मुझे इसका क्या सेट करना था? यूनिट सेट करना था। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट के क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताना। जैसे मैं तुम्हें यूनिट बताऊंगा तो मैं फिजिकल क्वांटिटी ऑटोमेटिक पता लगेगी। केजी, केजी में क्या होता है? मास। पता लग गया ना? मतलब यूनिट से पता लग रहा है मैं कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो अब हम किसकी बात करेंगे? यूनिट की। तो हमारे पास यूनिट की कुछ सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम की यूनिट है हमारे पास? तीन सिस्टम थे, एमकेएस, टीजीएस, एफपीएस। अच्छा, ये सारे तीनों जो सिस्टम है किसपे बेस्ड है? ऑन द बेस पे हो। सबसे पहले समझो, अगर मैं किसी के टाइप बोल पाऊं, क्या बोल पाऊं? किसी के टाइप, तो 100% इस टाइप का कुछ ना कुछ क्या होता है? बेसिस होता है। क्या होता है? बेसिस। ऐसे नहीं पढ़ लेना सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप का होता है, किसके बेसिस पे कितने टाइप का है? ऑन द बेसिस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। भाई मास, लेंथ और टाइम को एक सिस्टम में हम अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। एमजीएस में मास को किसमें मेजर करेंगे? केजी में। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। सीजीएस में ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में। एफपीएस में पाउंड में, फुट में और सेकंड में। नाम भी तो वैसे ही है। एम फोर मीटर, के फोर केजी, एस फोर सेकंड, सी फोर सेंटीमीटर, जी फोर ग्राम, एस फोर सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। ये हमारे पास तीन सिस्टम थे। एक सिस्टम आया एसआई। कौन सा आया? एसआई। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एमकेएस का, सीजीएस का, एफकेएस का। दिक्कत ये आ गई फंडामेंटल क्वांटिटी को कितने पे? 7 थे। बट ये जो तीनों सिस्टम है, कितनों को मेजर कर रहे हैं? तीन को, मास को, लेंथ को और टाइम को। तो एसआई जो था उसने सातों को मेजर किया।
मास को मेजर करा केजी में, लेंथ को मेजर करा मीटर में, टाइम को मेजर करा सेकंड में, करंट को मेजर करा एम्पीयर में, टेम्परेचर को मेजर करा केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो फर्क क्या होता है? अब आज से तुमसे कोई पूछे बताओ भाई एमटीएस और एसआई में क्या फर्क है, बोलेंगे एमटीएस सिस्टम इज बेस्ड ओनली ऑन मास, लेंथ एंड टाइम, बट एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन ऑल सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। डिफरेंस क्या है? बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, अगर एमटीएस सब कुछ ठीक था तो एसआई क्यों बना? तो यार एमटीएस में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम को मेजर कर रहे थे और एसआई में हम सातों को मेजर करते हैं। ये तो आया, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कभी मैं मास को केजी में मेजर कर लूं तो लेंथ किस में लेना है मेरे पास से? मीटर में, और टाइम सेकंड में। अगर मास ग्राम में है तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड। ये चीजें याद रखो। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस फिजिकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, और साथ में इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ सबने बोला एन और यू के बराबर होगा कांस्टेंट के। तो मैंने कहा था पी वाई यू के लिए इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए कुछ रिलेशनशिप निकालते हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा एन का और यू का, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा इनवर्स वाला ग्राफ बनेगा। अगर यही मैं ग्राफ बनाऊं n वर्सेस 1 बाय u का, 1 बाय u तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर ये मैं ग्राफ बनाऊं n बाय u वर्सेस n का, तो nu क्या था? कांस्टेंट था, इसलिए nu का ग्राफ n के साथ कांस्टेंट। अगर मैं nu का ग्राफ बनाऊं u के साथ, तो ये भी क्या बनेगा? कांस्टेंट। तो मेनली ये p बाय u आ रखे हैं ग्राफ के ऊपर। तो चारों ग्राफ रिकॉल हो गए, नोट करते हैं टाइम सब कुछ, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आए जिसका नाम है डायमेंशन। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो कितने टाइम की होती है। उसके बाद हमने डिस्कस करा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हमने क्या पढ़ा? सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया। अब बात करते हैं डायमेंशन की। किसकी बात करेंगे हम? डायमेंशन। एक बार डायमेंशन का मतलब समझते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें ये कल भी बताया था, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसके टर्म्स में लिखी जाए? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखी जाए, तो उनके ऊपर जो पावर आती है उसी को क्या बोलते हैं? उसका डायमेंशन बोलते हैं। जैसे when any physical quantity written in form of fundamental quantity, then power rise on fundamental quantity is called dimension। इसको क्या बोलते हैं? जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल है फोर्स। क्या एग्जांपल है? फोर्स। सबसे पहले हम करेंगे क्या? इस फोर्स को किसके टर्म्स में लिखेंगे? फंडामेंटल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लिखेंगे? फंडामेंटल। और फंडामेंटल क्या था हमारे पास? मास, लेंथ और टाइम। मतलब इसके टर्म्स में मुझे लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखें? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास। मास को एक फंडामेंटल क्वांटिटी पहले से इनटू, बट ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? डिराइव। इसको कन्वर्ट करो मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम कैसी है? फंडामेंटल। मास कैसा है? फंडामेंटल। बट वेलोसिटी कैसे? फिर से डिराइव। फिर और तोड़ो, मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब लेंथ भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है। तो यूनिट क्या होगी इसकी? मास की केजी, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड स्क्वायर। हमारे पास यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको फंडामेंटल फॉर्म में क्या लिखेंगे? n की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2। तो यहां से आ गया m1 l1 t की पावर -2। बेटा ये जो मैंने लिखा है यही क्या है? इसकी डायमेंशन। ये जो पावर लिखी है मैंने, इस पावर को क्या बोलेंगे हम? डायमेंशन। और ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, फॉर्मूला क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। आ रहा है बात समझ? पावर क्या है इसकी? डायमेंशन। और ये पूरा फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्लियर है? तो डायमेंशन का मतलब समझ आ गया? जब भी देखो ये डिराइव क्वांटिटी कन्वर्ट कर दिया फंडामेंटल में, तो इसकी जो पावर लिखी है ये क्या कहलाएगी? इसकी डायमेंशन। और ये पूरा फॉर्मूला क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तुमसे डायमेंशन पूछ रहा है या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है? ये भी ध्यान से करना है, ठीक है? अगले टॉपिक पे आए। चलो अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो बस मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाकी तुम्हें बहुत सारी चीजें आती हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उनको स्किप करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे कितने कांस्टेंट लिए? 5 लिए। ये कौन सा कांस्टेंट है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और एक फोर्स कांस्टेंट। एक और ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट या इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। शुरू करें। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की टेबल है। सबसे पहले अगर में इनकी डायमेंशन कितनी है तो पहले तो इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया था? फंडामेंटल पे सिखाया था ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, अगर उसका डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले मुझे इसे किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा? फंडामेंटल। चलो फंडामेंटल में कैसे लिखूं? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फोर्स इक्वल टू kx। तो k का फॉर्मूला क्या बन गया? 4 पाई x। निकालना शुरू कर दो बच्चों, शुरू कर दो। दोबारा से फिर कर रखा है, बढ़िया है। नहीं कर रखा दोबारा करो, ठीक है? और कर ही रखा दोबारा करो, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आज क्या करोगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, निकालना तुमने खुद से, फिर मैं चेक करूंगा। फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां पे g का फॉर्मूला बन गया fr स्क्वायर अपॉन m1 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी f इक्वल टू 6 पाई eta r b। eta का फॉर्मूला आ गया f अपॉन r इनटू b। प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल टू h म्यू। यहां से h आ गया E बाय म्यू। रेडबर्ग कांस्टेंट 1 by lambda equal to r। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K equal to F r square q1 q2। चलो शुरू कर। चलो शुरू करें करना। यहाँ ध्यान दो K फोर्स पर मैंने क्या लिखा है? डायमेंशन के फॉर्म में याद कर लो, m l e माइनस 2 और x क्या है? l। l से l कट गया, क्या बचा? m t माइनस 2। अगला देखो, फिर इसका लिखते हैं m l e माइनस 2 r मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर
अपॉन मास m इंटू m, एक m से m कट गया तो बच क्या जाएगा m की पावर -1 l 1 और 2 3 t की पावर -2, इसका देखो m l t -2 अपॉन l l t -1, एक l से l कट गया तो क्या बचा m l -1 t -2 + 1 m l -1 t -1। तो देखते हैं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताओ, m l into t -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की क्या होती है टाइम इनवर्स t -1, यहां से क्या आ गया हमारे पास m l into t -2 + 1, मतलब आ गई m l into t -1। अगला लेंथ की देखो, वेवलेंथ है ये, क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना, वेवलेंथ कुछ नहीं है लेंथ ही है, वेवलेंथ क्या है असल में लेंथ, तो 1/v मतलब l की पावर -1 रेडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, यहां निकालो m l t -2 into l स्क्वायर, चार्ज देखो चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल, करंट फंडामेंटल है, तो चार्ज को क्या लिखेंगे करंट इनटू टाइम, मतलब एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया m l क्यूब t -2 + 2, सॉरी +2 -2 a की पावर -2, तो यहां से आगे हमारे पास m l 3 t -4 a माइनस, तो बेटा ये सारे गुणों से काट रहे हैं हमारे पास, हो गया बेटा, तो ये इनमें से कोई कांस्टेंट आ सकता है, थोड़ा आगे समझना। अगला डायमेंशन किन चीजों का हमें पढ़ना है, अगला टर्म है डैश ग्रेडियंट, क्या है डैश ग्रेडियंट, बेटा डैश ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करना, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज दे रखी है इसको किससे डिवाइड करेंगे लेंथ से, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला क्या होगा v बाय l, मैंने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब T बाय L, मैंने कहा एनर्जी ग्रेडियंट T बाय L, यही पे एक और है सरफेस टेंशन, वैसे इस टेंशन को ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, फोर्स ग्रेडियंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है फोर्स ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला होगा F बाय L, आ रहा है समझ, अगर कोई भी चीज बोल रहा है ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या, उस चीज को किससे डिवाइड करना है हमें लेंथ से, चलो इनकी डायमेंशन निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला नंबर चार्ज इनटू लेंथ, टेम्परेचर तो फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, ये तो डायरेक्टली आ गई, टेम्परेचर यूनिट क्या थी केल्विन, तो के लेंथ l -1, इसकी डायमेंशन क्या होगी के l -1, अच्छा हमने के l माइनस में लिखा बेटा, टेम्परेचर और टाइम दोनों सेम सेम चीज हो गई ना, इसलिए टेम्परेचर के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं के केल्विन। अगला एनर्जी का लिखते हैं m l into t -1 अपॉन l, l से l कट क्या बचा m l1 t minus फोर्स ग्रेडियंट का लिखो, मतलब सरफेस टेंशन का m l t -2 अपॉन l, l से l कट गया m t -2, थोड़ा यहाँ लिखा, इसका निकालो बेटा, वन की टर्म बोलो क्या एनर्जी बोलो, सेम ही बात होती है m l t माइनस अपॉन चार्ज को मैंने क्या सिखाया था एम्पियर इनटू टाइम इनटू l, एक l से l कट गया तो बच क्या जाएगा m l t -2 -1 a की पावर -1 m l t -3 a -1, आया समझ। अच्छा गौर करो, अभी हमने इससे पहले एक
क्वेश्चन करा था जिसमें mt -2 आया था। देखो किस चीज की डायमेंशन mt -2 आई है, चेक करो है क्या कोई mt -2 वाला हमारे पास, नहीं है फोर्स कांस्टेंट, ये कहा था। अभी इस चीज को ये माइंड में रखना, बॉक्स बना रहे हैं थोड़ी देर में यूज होगा। तो कुछ कुछ आ रहा है समझ, तो मैंने अलग से ग्रेडियंट पढ़ा दिया और कांस्टेंट पढ़ा दिया। बहुत सारी क्वांटिटी अलग से कर सकते हो घर पे ट्राई, इसमें फोर्स ले लेना, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तो मैंने एक सेपरेट टेबल तुमको बनवा दी, जो अलग से डिस्कस करना था वो मैंने आज डिस्कस कर दिया। क्लियर है? ये किसी को काटना है तो काट लो, सबके पास है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी जिनकी सेम डायमेंशन होती है, फिर कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी? पहला m(n)(2)p-2, बेटा ये डायमेंशन एनर्जी की होती है, ये डायमेंशन वर्क डन की होती है, ये भी डायमेंशन टॉर्क की होती है। ठीक है, याद रहेगा मुझे, याद रहेगा। अगला m(L_t)-1, बेटा ये जो डायमेंशन है ये मोमेंटम की होती है और इंपल्स की होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था mt-2, ये किसकी थी? सरफेस टेंशन की थी और फोर्स कांस्टेंट की थी। इस फोर्स कांस्टेंट को कौन नाम से जानते हैं? उसके बाद एल, एल डायमेंशन बेटा डिस्प्लेसमेंट की भी होती है और डिस्टेंस की भी होती है। LT-1 बेटा स्पीड की भी होती है और वेलोसिटी की भी होती है। तो हमारी सेम डायमेंशन वाली चीज में याद रखनी है। अगला फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होता। कौन सी क्वांटिटी है बताओ? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, सॉलिड एंगल की रेडियन। फिर अगला अगला क्वेश्चन पूछ सकता है फिजिकल क्वांटिटी नो यूनिट नो डायमेंशन, ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, मैग्निफिकेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए अपनी पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर दो, ये फ्लो चार्ट बना लेना, वही काम आता है। चलो अच्छा, ये सब पढ़ के एक स्टेटमेंट हमें समझ आई। क्या स्टेटमेंट समझ आई? थोड़ा ये समझना, अगर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, क्या है? यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात में आ रहा है? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है, उसकी 100% है उसकी डायमेंशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, if any physical quantity have unit must have dimension, क्या ये सही है? ये गलत है। may have dimension, any physical quantity have don't unit must not have dimension,
अगर किसी की यूनिट नहीं है तो मस्ट है कि डायमेंशन उसकी नहीं होगी। समझ आया? यूनिट का मतलब है ग्राउंड फ्लोर और डायमेंशन का मतलब है फर्स्ट फ्लोर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो हो सकता है फर्स्ट फ्लोर हो भी और नहीं भी हो, बट कुछ दिमाग लगाओ, ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर कैसे बनता है किसी चीज का? आ रहा है समझ? ग्राउंड फ्लोर होगा तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं किसी बिल्डिंग की तो हवा में थोड़ी फर्स्ट फ्लोर बनाया गया होगा। आ रहा है समझ? तो फर्स्ट फ्लोर एग्जिस्ट कभी करेगा ही नहीं। क्लियर है? इस तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अब तक एक बार एक और मार्केट में अब तक क्या क्या पढ़ लिया? समराइज करके जल्दी से। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर पढ़ा हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर पढ़ा हमने फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फिर पढ़ा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट है? 4 है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और एसआई क्या है? मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ एमकेएस। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमकेएस कंसीडर ओनली मास लेस देन टाइम, बट एसआई कंसीडर ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ आया? फिर पढ़ा हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक उसकी यूनिट होगी। फिर हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर हमने पढ़ा डायमेंशन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर में पूछे तो वो क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन हमने क्या पढ़ा? अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जाता है तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। फिर हमने अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाली। फिर पढ़ा हमने कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन नहीं होती है, कौन सी क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है, किस क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है। समझ आया? अच्छा कोई क्वेश्चन तो मैं बोल रहे एक ऐसा कांस्टेंट बताओ जिसकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है, बताओ। बताओ क्या? पॉइजन कांस्टेंट। हाँ पॉइजन कांस्टेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट अ कांस्टेंट। पाई, पाई अगर पाई इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14, तो पाई क्या है हमारे पास? डायमेंशन लेस है। क्वेश्चन बोल सकते हैं ऐसे कांस्टेंट के नाम बताओ जिनकी डायमेंशन होती है। तो कौन कौन से होंगे कांस्टेंट हमारे पास जिनकी डायमेंशन होती है? ग्रेविटेशन, कितने पढ़े? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब चीजें। आगे बढ़े डायमेंशन से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पड़ा कि यार डायमेंशन में सीखा क्यों, क्या जरूरत है इतना सारा डायमेंशन के बारे में पढ़ने का? तो मेनली डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं। कितने एप्लीकेशन होते हैं? 3। तो एक एक करके हम तीनों एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों पढ़ रहे हैं? देखो अगर तुम्हें कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उसके पीछे 100% कोई ना कोई एक रीजन होता है, तुम समझ पाओ। पहला चैप्टर डायमेंशन इसलिए है कि तुम्हें पता तो लगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गलत है। तो पहले में एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो बोल सकते हैं पहला एप्लीकेशन है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब कोई फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम किससे चेक कर सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे लिखाऊंगा थोड़ा इस पर फोकस करना बेटा। वो फॉर्मूला तुम डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर सकते हो, फिजिकली करेक्टनेस तो होगा या नहीं होगा ये तुम चेक कभी भी नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारे सामने मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिख दिया, काइनेटिक इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिख दिया, काइनेटिक इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। बोलो मैंने 3 फॉर्मूला लिख दिए। अच्छा मैंने एक और फॉर्मूला लिख दिया, काइनेटिक इज इक्वल टू mgh। और मैंने कहा अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, इतना ही नहीं, काइनेटिक इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। काइनेटिक इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। काइनेटिक इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। काइनेटिक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बात सुनो,
ये मैंने यहाँ पे 8 फॉर्मूले लिख दिए काइनेटिक एनर्जी, और तुमसे बोला बताओ भाई इन 8 में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है काइनेटिक एनर्जी का। क्या पूछा मैंने, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तुम बोलो ये मैं नहीं बता सकता। बात समझ आए। अगर तुमसे कोई फॉर्मूला दे दिया जाए और बोले बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, बेटा तुम किसी भी एप्लीकेशन से ये नहीं बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, बता सकते करेक्ट है ये नहीं बता सकते, ठीक है। बट अगर बोलो कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो तुम अब बता सकते हो। क्वेश्चन समझो, तुमसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है नहीं बता सकता, ठीक है। डायमेंशनल एक्सेस के एप्लीकेशन में नहीं बता सकता। बट अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दूं, बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। यही चीज मैं इसके लिमिटेशन में लिख पाऊंगा, याद रखना, इस बात को याद रखना कि हम कभी भी डायमेंशन से फिजिकल फॉर्मूला नहीं बता सकते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला बता सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो चेक करना शुरू करते हैं। बेटा जब भी हमें फॉर्मूला को चेक करना होगा हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या लगाएंगे, ये बात याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि जो डायमेंशन होती है इसकी फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की तो किसके बराबर होगी, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये बात आई समझ। चलो लगाना शुरू करते हैं। हमने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन क्या होती है, m l 2 e माइनस 2, ये लिख दिया। चलो मास की डायमेंशन m, बेटा g यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी lt माइनस 2, h की डायमेंशन l, यहाँ से क्या आ गया m l स्क्वायर e माइनस 2, m l स्क्वायर e माइनस 2। ये फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर बोलो फिजिकली तो क्या बोलोगे, मेबी, क्या बोलोगे, करेक्ट हो भी सकता है, क्या दिक्कत है, गलत होना है, करेक्ट हो भी सकता है। डायमेंशनली तो 100% करेक्ट है बट फिजिकली मेबी। चलो इसको चेक करते हैं, m l2 माइनस 2 पर 2 हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मास की m, वेलोसिटी की lt माइनस 1 का स्क्वायर, m l स्क्वायर माइनस 2 आ गया, मतलब ये भी डायमेंशनली फिजिकली। अब यहाँ देखिए फिर से इसकी डायमेंशन नहीं निकालना है, m l2 t माइनस 2 m lt माइनस 1 का स्क्वायर m l स्क्वायर t माइनस 2 आ गया। ये भी फॉर्मूला क्या बोलूं मैं, डायमेंशनली करेक्ट फिजिकली तो निकालो। पहले देखो ये करना है तो पहले सॉल्व करो, ये करना है तो क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है। 3/2 और हाफ बाई 2 कितना होगा, ऐड करेंगे तो बोलो 3/2 और हाफ को ऐड करेंगे, 3/2 को हाफ में ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा, बोलो 2 2mv स्क्वायर क्या आएगा। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला ले तो पहले आपस में ऐड कर लो, बट इसमें ट्रिक है, अगर देखो नंबर को भूल जाओ, अगर ये दोनों सेम नहीं होते mv स्क्वायर और यहाँ पे कुछ और लिखा होगा कभी भी आपस में ऐड नहीं होते, वो तो देखते ही बोलो गलत है, क्योंकि दो चीजें जितनी इक्वल है वही आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो mv स्क्वायर तो यहाँ से निकालो, 2t को डायमेंशन होगी नहीं, मास की m वेलोसिटी की lt माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2, डायमेंशन भी करेक्ट फिजिकली। इसको करते हैं फोर्स की m l t माइनस 2 इनटू l आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2, मतलब डायमेंशनली करेक्ट फिजिकली। इसको निकालो m l into t minus 2 equal to एनर्जी m l into t minus 2 अपॉन t। अब देखो चेंज आ गया, m l into t minus 2 माइनस का कितना आया, m l into t माइनस का 3, डायमेंशनली रॉन्ग। अब देखो डायमेंशनली रॉन्ग आया तो फिजिकली में मेबी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मस्ट बी। आया तो तुम्हें फर्क, चलो इसको करो इसे, इसकी डायमेंशन m l into t minus 2 equal to mass m density l cube कितना आ गया ml minus 3, यही आया इक्वल, क्या बोलूंगा डायमेंशनली रॉन्ग और फिजिकली मस्ट बी रॉन्ग। इसका निकालते हैं
एम एल इंटू टी माइनस टू, एम एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल इंटू टी माइनस टू। रॉन्ग आया तो मतलब कि डायमेंशनली रॉन्ग और फिजिकली बोलो सही आया। तो मतलब मैंने क्या सीखा, यहाँ से मुझे एक चीज सीखने को मिली, अगर मुझे किसी फॉर्मूला को बताना है ये गलत है तब तो मैं डायमेंशन एनालिसिस लगा सकता हूँ, फिजिकली भी और डायमेंशनली भी। बट अगर मुझे किसी फॉर्मूला को बताना फिजिकली ये फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन एनालिसिस हम नहीं लगा सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस कहाँ लगा सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला को करेक्ट बताना, डायमेंशन सही बताना। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन आया समझ। पहला एप्लीकेशन यही है, तुम्हारे सामने कोई भी फॉर्मूला दो तुम ये चेक करके बता सकते हो ये फॉर्मूला मस्ट बी रॉन्ग है या मे बी रॉन्ग है। तेरा सबको एग्जाम्पल बता दो। आगे बढ़े तो पहला एप्लीकेशन समझ आया। पहला एप्लीकेशन कहता है कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल फॉर्मूला है तो मैं क्या चेक कर सकता हूं उसका डायमेंशनली वो करेक्ट है भी या नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो मे बी फिजिकली वो करेक्ट होगा, बट अगर डायमेंशनली ही गलत निकल जाए तो 100% फॉर्मूला क्या है, मस्ट बी इनकरेक्ट है। आया समझ। तो दूसरे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन कहता है कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system। बेटा दूसरा एप्लीकेशन कहता है तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो तुम एक सिस्टम से उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अच्छा इसमें ट्रिक है, ट्रिक कहती है, ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट वो ध्यान देना। अगर एक सिस्टम एसआई है या एमकेएस है तो 100% दूसरा टीडीएस होगा। ये याद रखना, ये इसका मूल मंत्र है क्वेश्चन करने का। ये भूल गए तो क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, हमेशा मैं दो ही एग्जांपल दूंगा, फिर से वही एग्जांपल दूंगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना डायमीटर और 1 जूल इक्वल टू कितना, सॉरी ये तुम लोगों को याद है, उसको पहले सिखा दिया रखा है। हमारे जो न्यूटन साहब थे जो एक न्यूटन था वो कितने डायमीटर के बराबर थे, 10 की पावर 5 डायमीटर, 10 की पावर 5 डायमीटर कितना, 10 लाख डायमीटर के बराबर, 1 लाख डायमीटर, 1 लाख डायमीटर के बराबर, कितना डायमीटर बराबर थे, 1 लाख 10 लाख बराबर न्यूटन। चलो अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक न्यूटन कितने डायमीटर के बराबर है। तो आज से अगर लड़का अच्छा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन। और अगर कोई लड़की अच्छा नहीं करेगी क्या बोलेंगे उसको, हम डायरेक्टली हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट बोल के, खराब नहीं बोल रहे उसको हम, ये फिजिक्स में प्रूफ करके दिखाएगा। मतलब उसको 10 की पावर 5 डायरेक्ट बोलते हैं न्यूटन के बराबर। चल मजाक से यहाँ देखो, बोल मत देना बोलो मैंने सिखाया बोल डायरेक्ट। यहाँ देखो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं जान लो ये न्यूटन कौन सा है, एसआई है। न्यूटन तो सब जानते हो एसआई है। अच्छा एसआई को पहले कन्वर्ट करो किसमें, अगर एसआई करता है एमकेएस में कन्वर्ट कर लो। 1 इनटू न्यूटन को क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू जो निकालना है उसको मान लो एक्स। अब भूल जाओ टाइम वाइज मैंने क्या सिखाया, अगर 1 एमकेएस के लिए क्या होगा, बस इतना। केजी को क्या लिखने की सीजीएस पे, ग्राम, मीटर को सेकंड को सेकंड। फिर अगला स्टेप क्या सिखाया था, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लो। केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। जो कट रहा है काटो, यहां से आ गया 1 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 हो गया प्रूफ। और प्रूफ होने के बाद एक्सपेरिमेंट का प्रूफ कर दो, क्या लोगे 1 into 10 की पावर 5 आ गया। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे समझाते हैं, समझाने का तरीका होता है n1 u1 equal to n2 u2 n2 u2 n2 equal to n1 u1 upon u2। ये एक तरीका होता है फॉर्मूला, पहले सिस्टम में यूनिट दूसरे सिस्टम में यूनिट पुट करो और काट दो, बस ये डायरेक्ट करो, इसका फॉर्मूला क्या लगा। बस जूल की बात करते हैं, दिमाग लगा दो भाई ये तो लगाना ही पड़ेगा, फिजिक्स लिया है तो जूल किसकी यूनिट होती है, हेनरी की।
तो ये जो SI है इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, MPS में। 1 इनको क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू x। अब ये आज मैंने क्या सिखाया था, ये MPS दिए हो गया। देखो केजी को क्या लिखूंगा, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड को सेकंड स्क्वायर। 1 इंटू केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू बेटा स्क्वायर तो स्क्वायर करोगे, डबल लिखोगे अपॉन सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये कटा और ग्राम कटा। कितना आंसर आ गया, 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में प्रूव कर दो, 1 इक्वल टू 10 पावर 7। आया समझ। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज कर लो या इस तरीके से कर लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। दूसरा एप्लीकेशन आया समझ, ये दो क्वेश्चन नोट कर लो।